कृत्रिम कायिक जनन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले उसका थोड़ा सा समराइज देख लेते हैं कि हम जो कृत्रिम कायिक जनन है उसमें किन किन बिंदुओं को लेकर चलेंगे, कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी विधियां कृत्रिम चीज जहां भी आ जाती है, कृत्रिम वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब वो जो भी होगा वो मानव द्वारा निर्मित होगा। किस प्रकार से होगा? वो मानव द्वारा निर्मित होता है और इनका प्रयोग करके वाणिज्यिक मतलब आर्थिक लाभ हो, जिससे क्या हो, इससे आर्थिक लाभ हो लोगों को, ऐसा कार्य किया जाता है। पौधों में सुधार किया जाता है। तो ये विधि कैसी है? मानव द्वारा निर्मित है और पौधों के वाणिज्यिक उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है। तो अब ये जो प्रमुख कृत्रिम विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली कर्तन या कटिंग, और इसमें भी मुख्य देखेंगे स्तंभ कर्तन या स्टेम कटिंग, या दूसरा देखेंगे मूल कर्तन या रूट कटिंग। तो तने को काट के जमीन में गाड़ा, उससे नया पौधा उत्पन्न हो गया तो स्टेम कटिंग या स्तंभ कर्तन, और अगर जड़ को काट के डाल दिया उससे नया पौधा बन गया तो मूल कर्तन। आगे देखेंगे हम इसको डिटेल में। फिर दूसरी मेथड की बात करेंगे दाब लगाना, ये इसको बोलते हैं लेयरिंग। और लेयरिंग के भी दो मेथड हैं, टीला गाब, माउंट लेयरिंग। तने को गाड़ा, जमीन के ऊपर रखा, उसके ऊपर मिट्टी से उसको दबाया और फिर उसको इंतजार, उससे नया पौधा बनाना। फिर वायुदाब या बूटी, जो पौधे मजबूत होते हैं या काष्ठी होते हैं उनके ऊपर वाली डालियों पर अगर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, इस विधि में देखेंगे। इसको आगे अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा तीसरा मेथड बात करेंगे रोपण की, और रोपण को बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट करना। रोपण मतलब रोपना, एक ही पौधे के ऊपर दूसरे पौधे को रोपना। इसके विभिन्न प्रकार देखेंगे, ये इसके आकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। जीव्यारोपण, जीव का जैसा कट लगा के और फिर उसके अंदर दूसरे पौधे को लगाना जीव्यारोपण कहलाएगा। इसको टंग ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। फच्चर रोपण, इस फच्चर रोपण में वेज ग्राफ्टिंग, एक में वी शेप का कट लगेगा और एक में जिव्या के समान कट लगेगा अलग अलग तनों के अंदर। फिर उसके बाद देखेंगे किरीट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। इस क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर एक पौधा के साथ में किरीट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग, इस तरह के रोपण में एक पौधे से कई सारे पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर चौथा प्रकार रहेगा कलिका रोपण, जिसमें पौधे की कलिका को काटकर दूसरे पौधे में रोपित कर दिया जाता है और उससे नया पौधा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये रोपण के अंदर चार प्रकार हैं जिनका हम आगे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। कृत्रिम कायिक जनन के पहले प्रकार की बात करेंगे हम यहाँ पर। पहला प्रकार है यहाँ पर कर्तन या कटिंग, जैसे हमने चर्चा की थी पहले कि तने या जड़ों को काट के जमीन में गाड़ देना। तो इसके विभिन्न प्रकार देखते हैं, मुख्यतः दो ही प्रकार हैं। पहला है स्तंभ कर्तन या स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में क्या करेंगे? स्तंभ को काटेंगे और जमीन में रोप देंगे। तो इस तरीके से उस जो कटे हुए हिस्सा है जहां से हमने काटा है उसको, जैसे ये कोई गन्ना है, तना होता है गन्ना या बांस, जैसे अपन उदाहरण की बात करें अंगूर, गुलाब, तो ये जो तना है इस तने को इस तरीके से काटते हैं कि इसका जो ये पर्व वाला हिस्सा है, पर्व संधि वाला हिस्सा जो है, ये पर्व संधि होती है और ये पर्व होता है। तो इस वाले हिस्से को इस तरीके से काटते हैं कि ये पर्व संधि वाला हिस्सा आ जाए, या फिर इसको ऐसे कैसे आड़ा जमीन के अंदर काट देंगे और फिर हम देखते हैं तो इसके जो पर्व संधियों वाले स्थान से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पर्व संधियों वाला स्थान है यहाँ से नए पौधे बन जाते हैं। तो आड़ा गाड़ेंगे जमीन के अंदर तो उससे नया पौधा बन जाएगा। अब ये जो स्टेम कटिंग है या जो स्तंभ कर्तन है, इसमें इसको इसमें चित्र में ये खड़ा रहेगा, ये आड़ा रहेगा, ऐसे मिट्टी में इसको ऐसे डालते हैं तो फिर यहाँ से ये जो पौधा है वो इस तरह से उगेगी। ठीक है बच्चों।
इस तरीके से। तो इसको स्तंभ कर्तन को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे। पहली बात तो प्रवर्ध की लंबाई, मतलब जिस भाग को, जिस तने को अपन काम में ले रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, अधिक लंबाई होगी तो अधिक पौधे आ सकते हैं। जैसे इसकी लंबाई अगर हम कम कर दें तो इसमें 2 ही पौधे आएंगे, बिल्कुल और कम कर दे 1 ही पौधा रहेगा, और जितनी ज्यादा लंबाई रहेगी उतने ही ज्यादा पौधे इसके अंदर उगेंगे। मात्र पादप की आयु, अगर मात्र पादप की आयु ज्यादा है, अगर वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर है तो वैसे ही जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हमको थोड़ा सा जवान या यंग पौधा लेना होता है ताकि लंबे समय तक अच्छा उत्पादन उससे प्राप्त कर सके। रोपाई का वातावरण, तो अगर आसपास का वातावरण शुष्क है, अगर गर्मी के मौसम में गाड़ देंगे, पानी की कमी होगी तो उग पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए रोपाई के वातावरण का ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसे वातावरण को चुनना पड़ेगा जो पानी भी उपयुक्त हो, वातावरण नमी भी हो, गर्मी भी इतनी हो कि पौधा सहन कर पाए। तो इस तरीके से हम उदाहरण देखते हैं कि इस विधि के द्वारा गन्ना, अंगूर, गुलाब, बोगनविलिया को उगाया जाता है और इनसे नई फसलें प्राप्त कर ली जाती हैं। फिर बात करेंगे मूल कर्तन या रूट कटिंग की। तो इसमें क्या करते हैं, जड़ों को ऊर्ध्व स्थिति में लगा देंगे, लंबाई में जड़ों को लगा देंगे ऊपर की तरफ इनके, ताकि जब कलिकाएं प्रस्फुटित होंगी तो सीधी क्या आ जाए, बाहर आ जाए। तो इस तरीके से इनको लंबाई में हम गाड़ देंगे और फिर ये जमीन के अंदर इनकी वृद्धि होगी। तो मूल कर्तन की किन किन के लिए उपयोग किया जाता है, तो नींबू, अमरूद, चेरी और सेब की फसलों के लिए मूल कर्तन या जड़ों को जमीन में ऊर्ध्व सीधी गाड़ेंगे तो उनसे नया पौधा प्राप्त हो जाता है। तो मूल कर्तन का उपयोग किया जाता है नींबू, अमरूद, चेरी और सेब की फसलों के अंदर। तो मुख्यतः वाणिज्यिक फसलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मनुष्य का बड़ा ही योगदान रहता है। दूसरी विधि की बात करते हैं, दाव लगाना, अंग्रेजी में बोलेंगे लेयरिंग। और इस विधि के अंदर, लेयरिंग के अंदर क्या करते हैं कि इस दाव लगाने वाली विधि के अंदर जो तना है, जो ये भाग है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, उसको उसके मूल पादप से अलग नहीं करते हैं। ठीक है, मूल पादप से अलग नहीं करेंगे पहले, जब उसमें से नया पादप का निर्माण हो जाएगा, जड़ें प्रस्फुटित हो जाएंगी, फिर उसको काट के मूल पादप से अलग करेंगे। जबकि उसके अंदर अपस्थानिक जड़ों को प्रस्फुटित कराएंगे तभी उसी समय करा लेंगे जब वो मूल पादप से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस विधि में क्या करते हैं, मूल पादप से अलग किए बिना है, मूल पादप से अलग नहीं करते हैं और उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित करेंगे जब वो मूल पादप से जुड़ा हुआ है। इसमें पहली विधि, दाव लगाने में 2 विधियों का अध्ययन करेंगे। पहली विधि की बात कर रहे हैं अपन टीला दाव विधि या माउंट लेयरिंग की। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, टीला दाव विधि या माउंट लेयरिंग की बात कर रहे हैं पहले अपन। तो जैसे पता लग रहा है कि टीला का समान संरचना, तो जैसे कोई पौधा है, जैसे पौधे हैं जो ज्यादा बड़े नहीं होंगे, जमीन के आसपास ही, जिनकी ज्यादा हाइट नहीं होती है, जमीन के आसपास ही ज्यादा झाड़ियों की तरफ रहेंगे, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते हैं पौधे, इनकी पत्तियां लगी हुई हैं। और तो इन्हीं जो पौधे हैं मिट्टी नीचे, अब इनमें कोई एक शाखा को झुका लेंगे, लेकिन अपन क्या इसकी शाखा को झुकाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो इसके अंदर ये जो शाखा है, इस शाखा में परुसंधियां हैं, अधिक से अधिक परुसंधियां जो हैं वो मिट्टी के अंदर दबी हुई होनी चाहिए। अधिक से अधिक परुसंधियां मिट्टी के अंदर, और जो उसकी पत्तियां हैं परुसंधियां दबी हुई हो और पत्तियां बाहर निकली हुई होनी चाहिए, ताकि इसको उपयुक्त प्रकाश संश्लेषण होता रहे। और ये परुसंधियां अपन ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इसको मिट्टी से इसको ढक देंगे और एक टीले के समान संरचना इसकी बना देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टीला दाव। तो ये क्या कर दिया अपन ने, मिट्टी का टीला बना दिया और इसको जमीन के अंदर दबा दिया, मिट्टी का टीला बना के। तो इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, टीला दाव विधि। तो अधिक से अधिक परुसंधियां अंदर दबी हुई, परुसंधियां जो है अधिक से अधिक जो है अंदर दबी हुई हो और पत्तियां बाहर रहे, ताकि उनको उपयुक्त मात्रा में प्रकाश मिल सके, प्रकाश संश्लेषण के लिए। उदाहरण की बात करें, चमेली, मोगरा, इन पौधों को इस विधि के द्वारा उगाया जाता है।
दूसरी मेथड की बात करेंगे, दाब लगाने में नहीं, दूसरा मेथड वायु दाब या बूटी लगाना, एयर लेयरिंग और बूटी की बात करेंगे। अब एयर लेयरिंग, ये वायु दाब यानी हवा में दाब नहीं लगाएंगे। ये इसमें क्या होगी, जो वृक्ष है इसकी मजबूत शाखाओं को, काष्ठी बड़ा वृक्ष लेंगे, उसकी मजबूत शाखाओं को, जो ऊपर वाली शाखाएं हैं इसमें झुका नहीं सकते, मोटी मोटी डालियों को, तो ऊपर ही जो मजबूत डालियां हैं उसी में, इसमें किसका, इस विधि में किसका प्रयोग किया जाएगा, वृक्षों में किया जाएगा। पहली बात, जिनकी शाखाएं काष्ठीय और मोटी होती हैं, मजबूत शाखाएं दी जाती हैं। अब एक जैसे इस वृक्ष के अंदर हमने इस डाली को सेलेक्ट किया है, तो इस डाली को सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो ऊपर की जो ये छाल है उस छाल को हटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छाल को हटा लेंगे। और जब हम छाल को हटाते हैं तो अंदर से सफेद सफेद सा हिस्सा निकलता है छाल को हटाने के बाद में। और अब इस हिस्से में ये छाल को हटा लिया अपन ने, इस हिस्से को, जो छाल को हटाने के बाद में जो निकला है उस हिस्से पे मिट्टी, गोबर, इनका लेप लगा देंगे। क्या कर देंगे, मिट्टी, गोबर आदि का लेप लगा देते हैं। इसको पूरी तरीके से मिट्टी, गोबर और भी भूसा, उनको मिक्स करके और इसका लेप इसके ऊपर, इस तने के ऊपर जो छील दिया था जिसके ऊपर अपन ने क्या हटा दी थी, छाल हटाने के बाद। पहले छाल हटाएंगे, छाल हटाया और उसके ऊपर इस तरीके से अपन ने ये लगा दी, एक लेप लगा दिया है। और इस लेप को भी क्या बोलते हैं, जो इस तरह का ये संरचना बन गई है, इसी को क्या बोलते हैं, हम गूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गूटी। और इस गूटी में ये जो डाली है, इस डाली के जस्ट ऊपर वाली डाली जो है, उस ऊपर वाली डाली में हम ये मटका वगैरह कुछ इस तरीके का बर्तन लटकाए, इसके अंदर पानी भरेंगे और इससे एक रस्सी से इसको जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इसको एक रस्सी के द्वारा जोड़ देंगे इस तरीके से, ये रस्सी। तो यहां से जो जल है, जो पानी है, इसमें क्या भरा हुआ है, जल, और ये छोटा सा धागा के द्वारा, धागा या रस्सी, थोड़ी सी छोटी वाली रस्सी, उसके द्वारा इस बूटी को लगातार पानी की सप्लाई होती रहेगी, लगातार पानी चलता रहेगा। तो हम देखते हैं बूटी के अंदर 7 से 8 सप्ताह के बाद, 7 से 8 सप्ताह के बाद हम देखेंगे कि इस बूटी से अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो गई हैं। इस तरीके से यहाँ से जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है और इससे यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ जड़ें निकलेंगे अपस्थानिक, और ऊपर की तरफ पत्तियां लगी हुई हैं। तो इस वाले हिस्से को काट के जमीन में लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि पौधे पर लगे लगे ही हमने एक नया पौधा जो है वो विकसित कर लिया है। इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं कौन कौन से पौधों के लिए, अगर इसके अपन उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण देखेंगे, लीची, अनार, बड़े खास पौधे हैं ये, बड़े ही महंगी होती है फसलें इनकी। तो लीची में, अनार में, गुड़हल में, अमरूद में, इस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये विभिन्न जो फल हैं, नींबू के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस विधि का। और इस तरीके से पौधे पर लगे लगे ही हम नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी विधि हुई है, वायु दाब या बूटी। तीसरे मेथड की बात करेंगे, रोपण। इसमें दो पौधे लेंगे, अलग अलग पौधे, अलग अलग पौधे के हिस्सों को, दो अलग अलग पौधे लेंगे, उनके हिस्सों को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि दोनों मिलके एक नए पौधे का निर्माण कर दें। तो अब इसमें ऊपर वाला हिस्सा, जो अपन तने वाला हिस्सा लेंगे, जिसमें पत्तियां, फूल वगैरह लगते हैं, उस हिस्से को बोलते हैं कलम। और ये अच्छी किस्म का पौधा होता है। अच्छी किस्म का पौधा मतलब जिसमें सुंदर पुष्प आएंगे, स्वादिष्ट फल आते हैं, अच्छे आकार के फल लगते हैं, तो वो वाला हिस्सा होता है, उसको बोल देंगे अपन क्या,
कलम बोल देते हैं, जो ऊपर लगेगा। और दूसरा स्कंद, ये मुख्यतः जड़ वाला भाग होता है। क्या होती है इसके अंदर? जड़, और ये तना वाला हिस्सा रहता है, इसके अंदर पत्तियां फल फूल सब होते हैं, और ये जड़ वाला हिस्सा होता है, मुख्यतः जंगली प्रजाति होती है। ये निम्न गुण वाला स्थानीय पादप होता है। इसमें कीट प्रतिरोधी और ये क्षमताएं पाई जाती हैं, कीट प्रतिरोधी और रोग प्रतिरोधी क्षमताएं इनके अंदर सामान्य से पाई जाएगी, कम जल में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरह का भाग लेते हैं। तो इस कलम को स्कंद के साथ में जोड़ दिया जाता है और इसको इस तरीके से कस के बांधते हैं कि जिनके कैम्बियम में जो एधा वाला हिस्सा है वो संपर्क में आ जाए और उनके अंदर संवहन ऊतकों में संपर्क स्थापित हो जाए। संपर्क स्थापित होने मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है, जड़ वाला हिस्सा जो है, ये पानी को अवशोषित करके ऊपर पहुंचाएगा, तो कलम वाले हिस्से में पानी पहुंचे और वहां से वो पौधा जो है वो उपयुक्त पोषण और जल प्राप्त कर सके। तो इस तरह का संपर्क इनके संबंध ऊतकों में स्थापित हो जाना चाहिए, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो इसको कस के बांधना होता है, धागे से ही बांध देते हैं कस के। किन किन पौधों में इस विधि का इस्तेमाल किया जाएगा? गुलाब में, आम में, अमरूद में, सेब में, इन सभी के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। किनका? कलम और स्कंद को, ये जो रोपण है इसका मुख्यतः इस्तेमाल जो भी आर्थिक रूप से उन्नत किस्में हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। रोपण की प्रमुख विधियों की बात करेंगे हम आगे। पहली विधि है जीभी विधि या जिव्यारोपण, या जीभ के आकार का इसमें कट लगेगा या वी शेप का कट लगाएंगे, दोनों में एक तरह से जीभ की आकार का लगाएंगे। तो इसमें समान मोटाई के लेंगे दोनों। ये ऊपर वाला जो है कलम है और इसमें फिर इस तरीके से हम कट लगा देंगे कलम वाले हिस्से के अंदर। वी शेप का कट लगाया और फिर जो नीचे वाला भाग है स्कंद, उस स्कंद में भी इसी तरीके का कट लगा देते हैं। दोनों में समान आकृति का कट लगेगा, एक जैसा ही वी शेप का या जीभ के समान कट लगा दिया दोनों ही भागों में। छाल इसकी, इनको इस तरीके से कट लगा दिया जाता है और कट लगाने के बाद में ये इस शेप का दोनों अलग अलग पौधे के हिस्से हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको तो बोला है कलम और नीचे वाले हिस्से को बोला है स्कंद। ये वही जड़ वाला हिस्सा है, नीचे वाला भाग जो है वो जड़ वाला हिस्सा है। ये स्थानीय प्रजाति का पौधा मिट्टी के अंदर रहेगा ये वाला हिस्सा, और इसको इस तरह से दोनों को आकार में काट के और इस तरह से रस्सी से बांध दिया जाता है और इस तरह से बांधा जाता है कि आपस में कनेक्ट हो जाए। इनके जो संवहन ऊतक है वो आपस में कनेक्ट हो जाए और इस तरीके से इनको बिल्कुल बांध के रस्सी से बांध के धागे से बांध के इनको जोड़ दिया जाएगा, कलम और स्कंद को। तो समान मोटाई वाले होंगे दोनों, कलम और स्कंद, और दोनों में भी आकार के इस तरह से जिव्या के आकार का अपन क्या लगा देंगे, चीरा, और उनको जोड़ दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं जीभी या जिव्यारोपण। दूसरी विधि की बात करेंगे फ्रक्चर रोपण की, इसको बोला वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि इसमें भी दोनों का आकार और व्यास समान रहेगा, लेकिन दोनों में जो प्रमुख अंतर रहेगा, यहाँ पर जो कलम है उसमें वेज के आकार का, वेज मतलब एक तरीके का तीर की नोक जैसी होती है वैसा, इस तरीके का, इस तरीके से इसको अपन काटेंगे। और जो दूसरा हिस्सा है नीचे वाला जो स्कंद वाला है उसको किसमें वी शेप में काटेंगे। तो इसका अपोजिट कैसा होगा, ये वी शेप में इस तरीके से होगा। तो नीचे वाले हिस्से को तो अपन ने जो स्कंद वाला भाग है उसको तो वी शेप में काटा है, और जो ऊपर वाला भाग, ये जड़ वाला भाग है, इसको वी शेप में काटते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है ऊपर वाला कलम वाला भाग उसको वेज शेप में काट देंगे, और फिर इन दोनों हिस्सों को अपन जोड़ देंगे रस्सी की सहायता, रस्सी, धागे या चिपकाने वाली स्पेशल टेप वगैरह आती है, उनसे हमको
अच्छे से बांध देंगे। तो यहाँ पर दो अलग अलग पौधों को बांध के हमने एक नया पौधा हमको प्राप्त हो जाएगा, जिसमें दोनों ही प्रकार के लक्षण हमको मिल जाते हैं। तो ये वाली शेप जो होती है इसमें तो वेज शेप लगाते हैं, वेज शेप का चीरा, ये जो उल्टा वी होता है इस तरीके का तीर की तरह, और इसमें लगाते हैं वी शेप का चीरा। और ये ऊपर वाला अपना हो गया कलम और नीचे वाला हो जाएगा अपना। ये सभी पौधों के लिए जिनके उदाहरण भी आपने देखे थे, आम वगैरह सभी के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं किरीट या मुकुट रोपण, क्राउन ग्राफ्टिंग। इसमें रोपण के बाद में ऐसा लगे जैसे मुकुट की जैसी संरचना का निर्माण, क्राउन की संरचना का निर्माण हो जाता है। इसमें कलम कई सारे होंगी लेकिन स्कंद एक ही रहेगा, जो नीचे वाला हिस्सा है वो एक रहेगा, और वो एक है उसमें कई सारे कलम, तो इसका मतलब जो स्कंद का व्यास है वो कलम की तुलना में काफी बड़ा होगा, ये चौड़ाई में ज्यादा रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो नीचे वाला हिस्सा लेंगे हम वो ज्यादा चौड़ा, जो जड़ वाला हिस्सा जो है वो ज्यादा चौड़ा लेंगे, और इसके अंदर कई सारे छेद करेंगे पहले इस आकार के, जैसे वेज शेप अपन बोलते हैं, या वी शेप के कट लगाएंगे इसके अंदर, इस तरीके के वी शेप के कट लगाते हैं। वी शेप के कई सारे कट इसके अंदर लगा देंगे, और फिर उसके वी शेप कट लगाने के बाद में ये कौन सा वाला भाग है अपना, स्कंद वाला भाग है, और फिर इसमें रोप देंगे हम कई सारे पौधे, जो पौधे हमको लगाने हैं इसके अंदर, इस तरीके से हम इनके अंदर रोप देते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम एक साथ कई सारे पौधों की वेराइटीज को, कई सारे पौधों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे वाला जो जड़ वाला हिस्सा है, इस जड़ वाले हिस्से से तो उनको ये जड़ वाला हिस्सा स्कंद हो जाएगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या हो जाएगा अपना कलम। तो इसमें कई सारी कलम है, और ये स्कंद वाला हिस्सा चौड़ा है, तो इसमें एक साथ कई पौधे प्राप्त हो जाएंगे। अगला मेथड की बात करेंगे कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग की। इसमें क्या करते हैं, जो स्कंद वाला हिस्सा है इसका मुख्य योगदान रहेगा, इसमें जड़ वाला हिस्सा होता है ये, इसकी छाल जो है, इसकी जो बार्क है, उसमें चीरा लगाएंगे हम टी शेप का इस तरह, और इतना गहरा चीरा लगाएंगे कि उसका संवहन बंडल जो है वो दिखाई दे जाए। तो इसमें इस तरीके से टी शेप का एक कट लगा देते हैं, लगा दिया अपन ने, टी शेप का एक कट लगा देंगे, और अंदर क्या दिख जाना चाहिए, उसका संवहन बंडल दिख जाना चाहिए। और फिर उसमें हम जो भी कलिका है, जिस भी पौधे की कलिका का रोपण करना है, उस पौधे की कलिका को यहाँ पर लाकर रोपित कर देंगे। उस पौधे की कलिका को यहाँ पर लाकर रोपित कर देते हैं इस तरीके से, टी शेप का कट लगाने के बाद में, और यहाँ पर कलिका रोपित कर दी। तो कुछ समय पश्चात 3 से 4 सप्ताह में देखेंगे कि इस कलिका से नया पौधा प्रस्फुटित हो जाता है। क्या होगा, इस कलिका से नया पौधा प्रस्फुटित हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण होना यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो उपयुक्त स्कंद चाहिए होगा, और यहाँ पर इसको चिपकाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रोपण मोम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आसानी से चिपक जाए। और फिर इस हिस्से को यहाँ से हटा के हम नया जगह पर रोपित कर सकते हैं। तो ये जो कलिका है ये प्रस्फुटित हो जाएगी 3 से 4 ऋतु में। कहाँ से पोषण लेगी, पौधे से जल और इनका पोषण लेने के बाद में इसका प्रस्फुटन हो जाता है। इस प्रकार ये जो आरबीएससी की कक्षा 12 का पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो